गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एक मोटिवेशन थॉट के साथ। ठीक है, उड़ान तो भरनी है चाहे कई बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरनी है चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोहरा लेखा प्रणाली, मतलब डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, देखिए दोहरा लेखा प्रणाली क्या होता है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये नहीं होता कि दो एंट्री बनानी है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि आपकी एंट्रियां जो बनेंगी उनके या एक देने वाला होगा या एक लेने वाला होगा, मतलब दो व्यक्ति होंगे। डबल एंट्री का मतलब होता है कि दो व्यक्ति होंगे जिसे या तो लेंगे या देंगे, या कुछ संपत्तियां आपको प्राप्त होंगी या फिर दी जाएंगी। ठीक है, दो चीज होती हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं आपके क्या, डबल एंट्री सिस्टम। अब देखिए ये कब हुई थी, हुआ था इटली के इटली के कौन थे लेखक थे, इटली के अकाउंटेंट थे, उनके द्वारा हुआ। उनका नाम था ल्यूकास पेसियोली। ठीक है, कब हुआ था, 1494 में। कब हुआ, 1494 में ल्यूकास पेसियोली द्वारा। ये कौन थे, ये थे इटली के व्यक्ति थे। ठीक है, इसलिए ये इनका आविष्कार किसने किया था, ल्यूकास पेसियोली ने। इसलिए इस प्रणाली को, दोहरा लेखा प्रणाली को क्या बोला जाता है, इटालियन प्रणाली। ठीक है, इस प्रणाली को क्या बोला जाता है, इटालियन प्रणाली। अब देखिए इस प्रणाली में आपके क्या होते हैं, इसके प्रणाली के खाते होते हैं। पहले तो एक बात ध्यान रखिए, इस प्रणाली के जो लेखक थे ल्यूकास पेसियोली, इन्हें अकाउंटेंट, फादर ऑफ अकाउंटेंट भी बोला जाता है, मतलब लेखा शास्त्र के पिता। ठीक है, इन्हें लेखा शास्त्र क्या बोला जाता है, इन्हें लेखा शास्त्र के पिता भी बोला जाता है, फादर ऑफ अकाउंट। ठीक है, अब देखिए आपके खाते दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आपके खाते, खाते के दो प्रकार होते हैं। एक होता है आपका व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता, और दूसरा होता है आपका अव्यक्तिगत खाता। अब व्यक्तिगत खाते में कौन कौन से खाते आते हैं, व्यक्तिगत खाते में आते हैं आपके तीन तरह के खाते, एक अकृत्रिम, एक कृत्रिम खाता, ठीक है, एक प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। कौन कौन से खाते आते हैं आपके, एक अकृत्रिम खाता, एक कृत्रिम खाता, एक होता है आपका प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। ठीक है, अब आप व्यक्तिगत खाता होता क्या है, पहले तो हम इधर देख लेते हैं। व्यक्तिगत खाते तीन प्रकार के हो गए। अब होता है अव्यक्तिगत खाता। अब अव्यक्तिगत खाता क्या होता है, अव्यक्तिगत खाते दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें बोलते हैं हम एक वास्तविक खाता, ठीक है, और एक बोलते हैं नामांकन खाता। अब देखिए इंग्लिश में नाम क्या क्या है, इसे बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। ठीक है, मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसलिए बता रही हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, व्यक्तिगत खाता होता है पर्सनल अकाउंट, ये होता है इम्पर्सनल अकाउंट।
ठीक है, इसे बोलते हैं नेचुरल खाता, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, और इसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब वास्तविक खाते को बोलते हैं हम रियल अकाउंट। ठीक है, और नामांकन खाते को बोलते हैं हम नॉमिनल अकाउंट। दो प्रकार के खाते हो गए आपके, व्यक्तिगत खाता और अव्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में दो प्रकार की हो गई, नेचुरल, तीन प्रकार के हो गए पर्सनल अकाउंट में, नेचुरल पर्सन अकाउंट। अब नेचुरल पर्सन अकाउंट होता क्या है? क्या होता है नेचुरल पर्सन अकाउंट? अब नेचुरल पर्सन अकाउंट होता है जो आपके नेचर के द्वारा आपको चीजें मिलती हैं। ठीक है, जैसे मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम जो आपको किसके द्वारा मिलते हैं? नेचर मतलब लॉ के द्वारा। ठीक है, कानून बनाए गए हैं, उन चीजों को क्या बोलते हैं हम? जैसे व्यक्ति किसी का भी नाम, जैसे राम, श्याम, ठीक है, राधा, मोहन, ठीक है, ये सारे आपका क्या है? ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। अब आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब ये क्या होता है? ये होता है किसी भी कंपनी का नाम। ठीक है, किसी भी कंपनी का नाम, किसी भी बैंक का नाम। ठीक है, बैंक नेम, जैसे क्या हो गया आपका PNB, SBI, ठीक है, RBI, ये नेम आपके क्या होते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं जिसके क्या होता है, जैसे मान के चलिए आपकी कोई बकाया पूंजी रह गई है या फिर आपको देनी है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी जैसे, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड सैलरी, ठीक है, जो आपको देनी है या फिर आपको एडवांस में मिली हुई है वो। ठीक है, प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस देना और आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है आपको बाद में देना। ठीक है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में ये आ गया आपके। अब आता है आपका वास्तविक खाता। अब वास्तविक खाता क्या होता है? वास्तविक होता है रियल अकाउंट। क्या होता है? रियल अकाउंट। पहले के पार्ट है ये, ठीक है, ये अब सेकंड पार्ट है रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट होते हैं जैसे आपके, इसमें आपके आती है क्या चीजें आती है? इसमें आती है आपकी संपत्ति, ठीक है, या फिर प्रॉपर्टी। संपत्ति या फिर प्रॉपर्टी। संपत्ति का मतलब होता है एसेट से, संपत्ति एसेट से आपकी। प्रॉपर्टीज आपको वही है, आपके पास प्लॉट पड़ा हुआ है या फिर आपका क्या है, आपके पास बिल्डिंग है। ठीक है, और संपत्ति वो होती है जो एक साल से ज्यादा चलती हैं, वो आपकी क्या कहलाती है? वो आपकी संपत्तियां कहलाती हैं। ठीक है, कोई भी मशीन या कोई भी ऐसी चीज जो एक साल से ज्यादा चलती है वो आपकी संपत्ति कहलाती है। ठीक है, तो अब संपत्तियों में क्या क्या चीजें आती हैं? देखिए, संपत्ति में चीजें आती हैं आपकी मशीनरी, ये इसका पार्ट है, मतलब रियल अकाउंट का पार्ट है। संपत्ति और प्रॉपर्टी दोनों की चीजें बता देते हैं हम। ठीक है, बिल्डिंग,
ठीक है। फर्नीचर, फर्नीचर आपका 1 साल से ज्यादा चलता है, ठीक है। ठीक है, और क्या चीज हो सकती है? आपके जो रियल अकाउंट होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो 2 टाइप्स के होते हैं रियल अकाउंट जो होते हैं, कौन कौन से होते हैं? पहला आपका क्या होता है, एक होता है आपका टेंजिबल, एक होता है आपका इंटेंजिबल। ठीक है, टेंजिबल मतलब होता है जिसे आप छू सकते हैं, छूने वाला, ठीक है। और इंटेंजिबल मतलब होता है जिसे आप छू नहीं सकते, ठीक है, जिसे छू नहीं सकते। अब क्या क्या चीज हो सकती है? देखिए, छूने वाले में देखो आप मशीनरी को छू सकते हैं, किसी की प्रॉपर्टी को भी छू सकते हैं, ठीक है, बिल्डिंग को छू सकते हैं, फर्नीचर को, ये सारी आपके किसमें आ गई? टेंजिबल एसेट में। लेकिन इंटेंजिबल एसेट में कौन कौन सी चीजें आती है? इंटेंजिबल एसेट्स में आती है आपकी गुडविल, ठीक है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, और क्या चीज हो गई? कोई भी सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये चीजें आपकी क्या हो गई? ये चीजें हो गई आपकी इंटेंजिबल। अब देखिए गुडविल क्या होती है? गुडविल होती है जैसे भी कोई भी इंसान जो अपना नाम कमा लेता है किसी भी फील्ड में, ठीक है, जब कोई इंसान अपना नाम कमा लेता है किसी भी फील्ड में, तो उसको क्या होता है, जब वो छोड़कर जाता है तो वहां पर अगर वही चीज दोबारा खोल ली जाए तो उसकी गुडविल इतनी हो जाती है, जैसे मान के चलिए, एक ए पर्सन है, ठीक है, ए पर्सन है, उसके पास क्या है? अब स्कूल, ए अपना स्कूल ओपन करता है, ठीक है। जब वो स्कूल ओपन करता है तो उसका स्कूल अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या हुआ, जैसे एक ही मृत्यु होती है, ठीक है, एक ही मृत्यु हो गई तो क्या हुआ? या तो मृत्यु हो गई या वो छोड़कर चला गया, अपना स्कूल उसने बंद कर दिया, कोई भी नहीं था संभालने वाला, इसलिए उसका स्कूल बंद हो गया। लेकिन बी आता है उसी जगह पर, ठीक है, बी उसी जगह पर आता है और अपना स्कूल खोलता है, ठीक है। जब बी स्कूल खोलता है तो लोगों को लगता है कि वो ए का ही स्कूल है, ठीक है, तो लोग क्या होते हैं, लोग बहुत भारी मात्रा में स्कूल में एडमिशन कराते हैं बी के, तो जो गुडविल ए की थी वही बी की हो जाती है। मतलब गुडविल का मतलब होता है कि ए का जो काम चल रहा था वो बी का काम चलने लग गया ए के जरिए, ठीक है, तो वो हमारी क्या होती है? गुडविल, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चलना, गुडविल, ठीक है। अब पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट, ये एक मार्क होते हैं जो आप, जैसे मान के चलो कॉपीराइट तो उसका होता है जो बुक के लिए होता है, ठीक है, अगर कोई भी पर्सन की बुक है, पर्टिकुलर बुक है, तो वैसे कोई दूसरी बुक नहीं बना सकता, वो उसकी कॉपीराइट है, ठीक है, ऐसे ही चिन्ह होते हैं। और सॉफ्टवेयर तो आप जानते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। अब तीसरी चीज आती है आपकी, थर्ड पोर्शन क्या है आपका? थर्ड पोर्शन होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट में आते हैं खर्चे और प्रॉफिट, जो आपका खर्चा हो रहा है वो और प्रॉफिट, दोनों चीजें आती हैं। खर्चे मतलब एक्सपेंडिचर, ठीक है, और प्रॉफिट लाभ मतलब गेन, ठीक है। अब क्या हुआ, देखिए ये था हमारा किसका? पर्सनल अकाउंट का। तो पर्सनल में क्या चीज डेबिट आती है और क्या चीज क्रेडिट होती है? पहले तो बता दें डेबिट क्रेडिट क्या होता है। देखिए डेबिट के ये हमारी एंट्री का पार्ट है, ठीक है, जो इधर वाला पार्ट होता है इस लाइन से, ठीक है, यहाँ पे डेट लिखते हैं हम, यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ अमाउंट, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब आपका ये डेट वाला पार्ट से लेकर अमाउंट तक का पार्ट आपका क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका डेबिट साइड, ठीक है, और ये वाला पार्ट कहलाता है आपका क्या? क्रेडिट साइड। ये एंट्री का पार्ट नहीं है, ये लेजर का पार्ट है। लेजर एंट्री क्या होती है वो हम अभी आपको बताएंगे ना, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे भी एक डेट का कॉलम बनता है,
ठीक है, तो ये पार्ट जो होता है वो आपका डेबिट होता है, ये आपका क्या होता है, क्रेडिट होता है। ऐसे ही एंट्री में पार्ट होता है आपका एंट्री में होता है एक पार्ट ये, एक पार्ट यहाँ। ये वाला जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं डेबिट और सेकंड वाले पार्ट को बोलते हैं क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये आपके क्या थे, ये आपके पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर। ठीक है, जो प्राप्त कर रहा है आपको, प्राप्त करने वाला है ना, जो आपको जो चीजें प्राप्त कर रहा है वो डेबिट में आएंगी, और क्रेडिट द गिवर, ये जो दे रहा है, देने वाला। ठीक है, ठीक है, तो ये था आपका पर्सनल का। अब आपका रियल अकाउंट का क्या होता है? रियल अकाउंट होता है व्हाट कम इन, डेबिट में ना, डेबिट व्हाट कम इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, मतलब आने वाली चीज किस में, डेबिट में, आने वाली और जाने वाली क्रेडिट में। ठीक है, अब नॉमिनल का क्या होता है? नॉमिनल का होता है ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट और प्रॉफिट या गेन आर क्रेडिट। ठीक है, मतलब सारे खर्चे डेबिट में और सारे प्रॉफिट और सारे खर्चे और लॉस। ठीक है, लॉसेस भी आएगा यहाँ पे, है ना। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या है, आर डेबिट, और प्रॉफिट और गेन क्या होंगे, क्रेडिट। ठीक है, ये देखो, ये तीन चीज जो होती है आपकी, एक ये वाला पर्सनल अकाउंट का, एक ये रियल अकाउंट का, एक नॉमिनल अकाउंट का, ये आपके गोल्डन रूल भी कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते का एक रूल और होता है, कैसे पहचानते हैं उसे कि प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता होगा ये। देखिए, नॉमिनल वैल्यू आई, नॉमिनल हुआ, नॉमिनल मतलब क्या बताया था हमने, खर्चे या फिर प्रॉफिट। ठीक है, खर्चे, आप खर्चे कर ली, ठीक है, खर्चे हो गए। जब किसी खर्चे के आगे या पीछे कोई वर्ड लग जाता है, कोई भी खर्चे के आगे या पीछे कोई वर्ड लग जाता है, तो वो आपका प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। जैसे मान के चलिए, हमने बताया था आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी आपका खर्चा है, आप किसी को पे कर रहे हैं तो ये आपका खर्चा है। ठीक है, तो ये इसके आगे आपका आउटस्टैंडिंग लग गया, इसका मतलब ये क्या होगा, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। ठीक है, और जैसे मान के चलिए सैलरी एडवांस, ये भी पीछे लग गया। ठीक है, हमने बोला आगे या पीछे दोनों में से किसी भी जगह लग जाए तो क्या कहलाएगा, ये प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता कहलाएगा। ठीक है, अब आपके क्या होते हैं, अब आपके तीन स्टेज होती हैं अकाउंट की, तीन स्टेज होती हैं। कौन कौन सी स्टेज होती है, देखिए। देखिए, पहली स्टेज में बनता है हमारा, क्या बनता है, जनरल एंट्री। जैसे अभी मैंने बताया कि डेबिट यहां होता है और क्रेडिट ये होता है। ठीक है, फिर आता है आपका, क्या होता है, लेजर। लेजर का फॉर्मेट भी बताया हमने आपको, यहां पे डेट, ठीक है, पर्टिकुलर, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। ठीक है, ये पार्ट होते हैं, ये होता है आपका लेजर। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर बनता है आपका ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मूला होता है, पार्टिकुलर यहां लिखा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे भी अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे डेबिट वाली अमाउंट, यहाँ पे क्रेडिट वाली अमाउंट। ठीक है, ये था आपका ट्रायल बैलेंस। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि जब आप जनरल एंट्री निकालते हैं, जब आप जनरल एंट्री करते हैं, फिर उसके बाद में आप लेजर बनाते हैं, फिर उसके बाद में आपका ट्रायल बैलेंस बनता है। तीनों का प्रोसेस ये होता है लगातार। फर्स्ट स्टेज ये होती है, सेकंड स्टेज ये, थर्ड स्टेज ये।
ठीक है। फिर जब क्या होता है, जब इन दोनों को बनाने के बाद जब हम इसे निकालते हैं तो इसका दोनों अमाउंट मतलब डेबिट का और क्रेडिट का टोटल सेम आता है। ठीक है, कभी डिफरेंट नहीं आएगा। अगर डिफरेंट आ रहा है तो मान लीजिए कि आपका ये आपका या ये इन दोनों में गड़बड़ है, आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, या इसमें भी गड़बड़ कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल हमेशा बराबर आएगा, तब से पता चलता है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है ना। आप देखिए एक चीज, इसके बाद में आपका एक बनता है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के भी 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, जिसे बोलते हैं व्यापार खाता। ठीक है, ट्रायल बैलेंस को हम बोलते हैं बैलेंस शीट, बैलेंस शीट भी बोलते हैं इसे। ठीक है, इसे बोलते हैं तुलन पत्र। लेजर को बोलते हैं हम खाता वही। ठीक है, जनरल एंट्री को बोलते हैं हम ग्रोथ मोर्चा। ठीक है, फाइनल अकाउंट का मतलब होते हैं अंतिम खाते। ट्रेडिंग का मतलब होता है व्यापार खाता या व्यापारिक खाते। ठीक है, फिर आता है आपका पी एंड एल, मतलब पी एंड एल खाता। ठीक है, पी एंड एल अकाउंट जिसे बोलते हैं हम लाभ हानि खाता। ठीक है, फिर आता है लास्ट में आपका बैलेंस शीट। ठीक है, इसे बोलते हैं हम आर्थिक चिट्ठा। ठीक है, ये पार्ट आपके अलग होते हैं जब आप इनका चेक। देखिए अब दोहरा लेखा प्रणाली के गुण। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम की क्या है प्रॉफिट एडवांटेज क्या क्या है इसके। देखिए वैज्ञानिक प्रणाली, ये वैज्ञानिक तरीके से बनाई है, वैज्ञानिक ने बनाई है तो वैज्ञानिक प्रणाली हुई। ठीक है, तलपट का निर्माण, इससे तलपट का निर्माण होता है, तलपट बनाते हैं, जिसे हमने बताया तुलन पत्र वही तलपट होता है। ठीक है, अब आपका वैज्ञानिक मान्यता, इसको वैधानिक मान्यता है, वैधानिक तरीके से बनता है ये। ठीक है, छल कपट की संभावना कम। देखिए हमने बताया कि जैसे एंट्री बनाई आपने, लेजर बनाया तो उसके बाद तलपट का टोटल करते हैं हम, तो बराबर आना चाहिए। तो इससे क्या होती है, इसकी छल कपट की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, अब उपयुक्तता लोकप्रियता, मतलब लोगों को इसकी जरूरत भी है और इसे बनाने में लोगों को इंटरेस्ट भी आता है। ठीक है, तो पूर्ण लेखा, इसमें सारी एंट्रियां होती है, पूरी लेखा बनता है। ठीक है, वित्तीय स्थिति का ज्ञान, अब जब चीजें आपकी सही बनेगी, पूरी एंट्री सही बनेगी, आपका सब कुछ सही होगा, तो आपको वित्तीय स्थिति का भी ज्ञान होगा कि आपके फाइनेंस में क्या गड़बड़ चल रही है, आपको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, फिर आता है तुलनात्मक अध्ययन, मतलब आप क्या कर रहे हैं, तुलनात्मक, मतलब तीनों में कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपको क्या होगा, तुलनात्मक अध्ययन। अब व्ययों की तुलना क्या होता है, व्ययों की तुलना मतलब जो आप एक खर्चे दिए हैं आपको उनसे तुलना कर रहे हैं, किसमें आपका ज्यादा खर्चा हो रहा है। ठीक है, अब व्यापार और लाभ हानि खाते का निर्माण, दोनों हमने बोला कि तीनों चीज बनने के बाद हम व्यापार और लाभ हानि खाते का को भी बनाते हैं। ठीक है, वो अलग स्टेज पे आएगा, तो लेकिन व्यापार और लाभ खाते का निर्माण भी होता है। अब देखिए दोहरा लेखा प्रणाली के दोष, देखिए दोष क्या क्या होते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं उसके, हिसाब किताब रखने की खर्चीली पद्धति, मतलब ये महंगी पड़ती है। ठीक है, निकालने में ही महंगी पड़ती है, क्योंकि इसके लिए क्या होता है, इसके लिए लेखापाल जो होते हैं, जो आपके प्रसिद्ध अकाउंटेंट होते हैं, प्रशिक्षित, जो आपके उनके पास नॉलेज हो, उन्हीं को हायर किया जाता है इसे बनाने के लिए। ठीक है, हिसाब किताब के लिए योग्य व प्रशिक्षित लेखापालों की आवश्यकता, अभी बताया हमने कि योग्य और प्रशिक्षित लेखापालों की जरूरत होती है इसमें, जो अच्छे से आपका अकाउंट जानते हैं, अकाउंट का काम जानते हैं, या उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस की हो, तो उसकी उनकी आवश्यकता होती है। ठीक है, अब वहियों में लिखने से छूट जाए या गलती हो तो पता लगाना कठिन है। अगर देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है तो हम पता लगा लेते हैं। ठीक है, अभी बताया हमने कि अगर हमारा क्वेश्चन पता चलेगा लास्ट में तलपट में, अगर तलपट का टोटल बराबर नहीं आ रहा है तो हमें पता चलता है कि हमारी गलती है हमारी। ठीक है, खरीद में, लेकिन पता इतना चल सकता है कि गलती है, लेकिन हमें जब पूरी छूट जाएगा या कोई चीज रह जाएगी तो हमें पूरे अकाउंट चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका पता लगाना कठिन है। फिर अशुद्धि, जिसकी पूर्ति ऋणी व धनी पक्ष अशुद्धियों में हो जाती है, तो अशुद्धियों को तलपट द्वारा पता नहीं चलता। अगर देखिए मान के चलिए यहाँ पे 200 रुपए की गड़बड़ हो गई ऋणी में, ठीक है, और धनी में भी गड़बड़ हो गई। ऋणी धनी मतलब होता है डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, अगर डेबिट में भी 200 रुपए की गड़बड़ हो गई है और क्रेडिट में भी 200 रुपए की गड़बड़ हो गई, तो आप पता लगा सकते हैं, टोटल तो बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें डेबिट और क्रेडिट में गलती हो जाए तो पता लगाना मुश्किल है। ठीक है, इसके दो से ये दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं। अब देखिए विशेषता क्या क्या होती है दोहरा लेखा प्रणाली की। पहली होती है वित्तीय स्थिति का ज्ञान,
मतलब आप अगर मैं आप तीनों अकाउंट्स को बनाते हैं तो आपसे क्या होता है, आपको वित्तीय स्थिति का ज्ञान पता चलता है, मतलब कितना कितना आपका खर्चा हुआ है ये पता चलता है, ठीक है। लाभ हानि का ज्ञान, मतलब कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है ये पता चलता है। छल कपट की रोकथाम करना, हमने पहले ही बताया था, इसमें छल कपट की भावना कम हो जाती है, ठीक है। भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षित करना, मतलब आपको भविष्य में इसकी जरूरत पड़ेगी, लेखापालों को देने के लिए जरूरत पड़ेगी, तो उसमें आप सुरक्षित करके रखते हैं, ठीक है। खातों की शुद्धता की जांच, जब आपका एक अकाउंट गलत हो रहा हो तो आप दूसरा चेक करके देखेंगे, ठीक है, तो उससे आपकी शुद्धता की जांच होगी। वैधानिक अनिवार्यता की पूर्ति करना, मतलब वैधानिक तरीके से मतलब जिन चीजों की जरूरत है उन चीजों को पूर्ति करना। वित्तीय विवादों की रोकथाम करना, मतलब अगर कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि इसमें हमने गड़बड़ करी है किसी और ने गड़बड़ करी है, तो उससे इसकी रोकथाम होती है, ठीक है। अब हम कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है, जो आपके इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसका मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में क्या आता है, लेखांकन नीतियों का पैटर्न, मतलब लेखांकन की नीतियों के बारे में लिखा हुआ आता है, ठीक है। स्टैंडर्ड 2 में क्या है, रहतिये का मूल्यांकन, हम स्टॉक जो होता है उसका मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताते हैं। AS 3 के बिना रोकड़ प्रवाह विवरण पत्र क्या होता है, एक होता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसके कैश के बारे में आपकी क्या आ रही है वैल्यू, कैश की क्या जा रही है वो उससे लिखा होता है, ठीक है। तो ये किसमें आया, अकाउंटिंग 3 में। अकाउंटिंग 4 में आता है राजस्व मान्यता, मतलब सरकार के द्वारा जो कर प्राप्त किया जा रहा है उसमें क्या क्या मान्यता है। AS 10 में क्या आता है, स्थायी संपत्तियों का लेखांकन, मतलब जो फिक्स एसेट्स हैं, जैसे मतलब हमने आपको बताया स्थायी संपत्तियां वो होती है जो 1 साल से ज्यादा चलती हैं, ठीक है, तो उन सब उनका लेखांकन। अब AS 11 में क्या था, विदेशी विनिमय दर से में परिवर्तन का प्रभाव, मतलब जो भी आपकी विदेश से आपकी मुद्रा आ रही है उसकी दर में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा, उसका प्रभाव किसमें आता है, AS 11 में। AS 12 में क्या आता है, सरकारी अनुदान का लेखांकन, से सरकारी मतलब सरकार से जो भी चीजें आपको प्राप्त हो रही है उनका लेखांकन, ठीक है, उनका अकाउंट बनता है। AS 16 में आता है ऋण से संबंधित लागत का लेखांकन, मतलब जो आप लोन ले रहे हैं लोन के बारे में जो भी डिटेल हो रही है वो उसका लेखांकन। AS 19 में आता है पट्टे और उसके लेखांकन, पट्टे का मतलब होता है किसी भी चीज को किराए पर उठाना, लीज पर उठाना, लीज मतलब है पट्टे का, ठीक। अब AS 20 का मतलब होता है प्रति अंश आय अर्जन, मतलब आप अंश को क्या कर रहे हैं, आय को आप एक शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। AS 22 का मतलब होता है आय पर कर का लेखांकन, मतलब आप आय दे रहे हो उस आपकी जो आय प्राप्त हो रही है उस पर कितना कर लग रहा है उसका अकाउंट बनता है, ठीक है। AS 23 में क्या होता है, मिश्रित वित्तीय विवरण में विनियोगों का लेखांकन, मतलब आपके पास जो मिश्रित वित्तीय लेखांकन है, वित्तीय चीजें हैं, मतलब फाइनेंस की जो भी चीजें हैं विवरण है उनको आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे उनका लेखांकन होता है, ठीक है। ये थी आपकी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब हम कल क्लास में मिलेंगे, ठीक है। आगे की क्लास में हम आपको क्या डिस्कस करेंगे, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोहरा लेखा प्रणाली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है।